हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ दी हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। दोस्तों, हेलो अल्केन हेलो एरिन के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ी थी और वहाँ पे हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शंस आर देयर, दैट इज SN1 एंड SN2। और उसके बाद में हमने डिसाइड किया था दैट वी आर गोइंग टू लर्न SN1 एंड SN2 इन नेक्स्ट लेक्चर। बट दोस्तों, एज पर एज दी सीक्वेंस ऑफ दी वर्कशीट एंड दी मेजर टेस्ट शेड्यूल, मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आपको बीच में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। देन आफ्टर वी विल गो फॉर दी SN1 एंड SN2। सो देर इज लिटिल बिट चेंज इन दी सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, उसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। सो फाइनली अभी यहाँ से हम SN1 SN2 की जगह पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज़ सम हाउ रिपीटेड टॉपिक, आपने कहीं पे सुना होगा, कहीं पे पढ़ा होगा। मैं भी 11th में पढ़ा हो एडिशनल टॉपिक के लिए। मैं भी वहाँ पे ना पढ़ा हो तो आपने इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहाँ पे ये नाम सुना था। सो व्हाट इज़ एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड व्हाट इज़ एक्चुअल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अ सिंपल लैंग्वेज। दोस्तों, अगर जैसे भी हम आइसोमर की बात करें तो हमारे दिमाग में एक थिंग आएगी दैट सम कंपाउंड्स विच आर इक्वल इन मोलिकुलर फॉर्मूला and different in structural formula, they are isomers। बट दोस्तों, अगर पर्टिकुलर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, दे आर इक्वल इन मोलिकुलर फॉर्मूला एज वेल एज दे आर इक्वल इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला इक्वल है। तो चेंज इज स्पेशल अरेंजमेंट, बेस में उसका जो अरेंजमेंट है दोस्तों, वो अरेंजमेंट में चेंज होगा। दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दैट आइसोमेरिज्म इज नोन एज अ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट हाउ कैन बी प्रूव इट प्रैक्टिकली, इसको प्रैक्टिकली दोस्तों कैसे प्रूव करें? समाउ ये फिजिक्स का टॉपिक है दोस्तों। इफ़ समवन गो फॉर द प्योर साइंस, अगर आप में से कोई प्योर साइंस के साथ आगे बढ़ता है, फिजिक्स के साथ BSc MSc करता है, सो मे बी कॉलेज में अभी जो हम थियरी पढ़ने वाले हैं उसका आप प्रैक्टिकल भी करोगे। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर्टिकुलर फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से दोस्तों डिसाइड किया जाता है? ज़्यादातर केस में फॉर द ऑर्गेनिक यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी दोस्तों सूटेबल है। बट अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक। सपोज दोस्तों हमारे पास कोई लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। अगर दोस्तों सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ से जितने भी लाइट रेज निकलेंगे दे आर इन दी 3 डायमेंशन। यहाँ से अगर ये सोर्स है तो जितने भी रेज निकलते हैं द ऑल रेज आर इन दी 3 डायमेंशन। वो पोलराइज नहीं है, एक ही प्लेन के तक सीमित नहीं है। सो अगर उसको वहाँ पे दोस्तों कोई सूटेबल पोलराइज़र यूज़ करें, मे बी निकल प्रिज्म यूज़ करें या फिर एनी अदर पोलराइज़र यूज़ करें, तो उसको हम पोलराइज करके एक सिंपल प्लेन में रख सकते हैं। अगर सोर्स से डायरेक्ट निकली है 3 डायमेंशन लाइट, अगर उसको पोलराइज किया विद दी सूटेबल पोलराइज़र, तब हमको मिलेगा 1 सिंपल प्लेन और पोलराइजर प्लेन। वहाँ पे पोलराइज लाइट है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देर इज़ वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलारीमीटर ट्यूब, उसके अंदर फिल करो, फिर वहाँ से दोस्तों लाइट पास करो। अगर वो सॉल्यूशन और वी कैन से वो कंटेन वो कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव रहा तो क्या करेगा, जो पोलराइज लाइट है, पोलराइज प्लेन, उसको रोटेट कर पाएगा, मे बी इन दी क्लॉकवाइज, मे बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो इसको रोटेट कर सकता है, अगर उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, देन एंड देन दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर नहीं कर पाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे जरा ध्यान दो। सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ द लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। ये ऑर्डिनरी लाइट को हम वाया निकल प्रिज्म और एनी अदर सूटेबल पोलराइजर इसको पोलराइज करते हैं। आफ्टर द पोलराइजेशन हमको क्या मिली? सिंपल इन 1 प्लेन, एक ही प्लेन में दोस्तों प्लेन पोलराइज लाइट मिली। दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट। दिस इज द पोलारिमीटर ट्यूब जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन भरा है, सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर से दोस्तों लाइट पास करने के बाद सपोज ये सेंटर पे हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है और यहाँ से हमने लाइट पास की। अगर अंदर का सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आई रिपीट, अगर अंदर जो भी सॉल्यूशन बना दैट सॉल्यूशन इज इफ ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्या होगा, ये जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है उसको दोस्तों रोटेट करेगा। अगर रोटेट नहीं कर पाया, जिस तरह से हमने सोर्स एंट्री की उसी तरह से निकल गया, there is no change or no rotation in the plane polarized light, then that solution is optically inactive। अगर दोस्तों वहाँ पे रोटेशन हुआ, I repeat, if rotation is there, then we can say this solution or this compound is optically active। अभी there is 2 possibility for the rotation।
रोटेशन क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड साइड। टू पॉसिबिलिटी आर देयर। अब दोस्तों टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, सॉरी लेफ्ट राइट में यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, आपको इतना ही याद रखना है। पोलराइजेशन मे बी इन क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से, रोटेशन इन क्लॉकवाइज सॉरी, और रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से, और रोटेशन इन द राइट साइड, रोटेशन इन द लेफ्ट साइड, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगर कंपाउंड ये कर पाएगा तभी वो कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सो यहाँ पे दोस्तों ऑर्डिनरी लाइट और पोलराइज लाइट के बारे में अगर याद रखना है, नोट्स बनानी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, और कंपाउंड के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो लाइट वूज वाइब्रेशन अकर इन ओनली वन प्लेन। ऐसी लाइट है जिसके वाइब्रेशन इन द सिंगल एक ही प्लेन में है, इज टर्म प्लेन पोलराइज्ड। उसको हम कैसा प्लेन बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड टाइप बोलेंगे। और उसको दूसरा चीज़ हम क्या बोलेंगे, सिंपली पोलराइज। दिस लाइट इज सिंपली पोलराइज। ये डायरेक्टली हमको कहीं से मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको पोलराइज करना पड़ेगा फ्रॉम दी ऑर्डिनरी लाइट। किससे कर पाएंगे, फ्रॉम दी डिफरेंट पोलराइजर। निकोल प्रिज्म इज बेस्ट ओवर हियर। उसके अलावा भी कुछ और पोलराइजर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके उसके बाद दोस्तों सम सब्सटेंसेस हैव एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज। ये प्लेन पोलराइज को रोटेट करने की कुछ में एबिलिटी है। वो रोटेट क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंड दैट रोटेशन में बी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत पॉसिबिलिटी आर देयर। अगर ये दोनों में से किसी एक साइड या दोनों साइड यहाँ पे रोटेशन देखने को मिलता है, देन हम ये कह सकते हैं दैट कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके मिनिमम 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। वो ऑप्टिकल आइसोमर मिलना, दैट मेथड इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो कंपाउंड हैविंग a similar physical property and chemical property. Here physical and chemical property are similar because similar structure formula and similar molecular formula. अगर दोस्तों ऑर्डिनरी आइसोमर की बात करें तो वहाँ पे दोनों में चेंज हो गई, या तो एक ही है, बट डिफरेंट इन ओनली इन बिहेवियर टुवार्ड्स पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे और ये फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी उसकी पोलराइज लाइट के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज है। उसका रीज़न क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड एंड डिफरेंट ग्रुप्स। अभी दोस्तों अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, सो वहाँ पे हमको 2 पॉसिबिलिटी मिलती है, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। सपोज दोस्तों किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को थ्रू द पोलर इमिटर ट्यूब लाइट पास करने के बाद अगर दोस्तों रोटेशन कौन सी साइड हुआ, राइट हैंड साइड हुआ, इफ रोटेशन इज राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड रोटेशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, किस तरह का है, दैट आइसोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दोस्तों डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल डी सिंबल भी कई बार आपको मिलेगा, कई बार पॉजिटिव भी मिलेगा और कई बार डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो इज वर्ड फ्रॉम डेक्स्टर, डेक्स्टर इज राइट इन द ग्रीक लैटिन वर्ड। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिख सकते हो, स्मॉल डी लिख सकते हो, या फिर पॉजिटिव साइन भी दे सकते हो। सो ये आइसोमेरिज्म प्रैक्टिकली हमने इसके बारे में पढ़ा, मतलब ये प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर सकते, पढ़ा थियोरिकली, ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो इन योर फिजिक्स लैब इन प्योर साइंस, मे बी इन SYBSc और TYBSc। ओके अभी दोस्तों ये हुई बात डेक्स्ट्रो रोटेटरी की। व्हाट अबाउट लेवो रोटेटरी? अगर दोस्तों यही प्लेन पोलराइज लाइट को और कंपाउंड किस तरह लेफ्ट हैंड साइड, अगर दोस्तों उसको लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करते हैं, देन लेवो रोटेटरी, स्मॉल एल भी कह सकते हो, माइनस भी कह सकते हो, और लेवो रोटेटरी, लेवो भी आप लिख सकते हो। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। कई बार क्या होगा दोस्तों, कोई सॉल्यूशन हमको ओवरऑल एट द एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखेगा, ओवरऑल उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको शून्य दिखे ना दिखे, बट कई बार ऐसा होगा दोस्तों उसी कंपाउंड के 2 डिफरेंट आइसोमर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वन इज डेक्स्ट्रो एंड सेकंड वन इज लियो। सपोज उसकी सिमिलर क्वांटिटी है, जितने डेक्स्ट्रो है उतने ही लेवो है, जितना रोटेशन राइट हैंड साइड है बिकॉज ऑफ डी फॉर्म और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, उतनी ही वैल्यू का, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन किसका है, लेवो का है।
सो अल्टीमेटली उन दोनों का सम करेंगे, हमको ओवरऑल रोटेशन क्या दिखेगा, 0। सो हम ये बोलेंगे दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट एक्चुअली उसके अंदर उसके दो डिफरेंट फॉर्म हो गए। अगर दोस्तों ऐसा सॉल्यूशन हुआ जिसके अंदर दो डिफरेंट फॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट हो, विच इज़ डेक्स्ट्रो एंड लिवो, अगर ये दोनों प्रेजेंट हो तो मिक्सचर होगा। मिक्सचर के अंदर एक्चुअल में 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आर देयर, दैट मिक्सचर इज नॉन एज अ रेसमिक मिक्सचर। सो हम ये लिख सकते हैं द ऑप्टिकल पावर ऑफ द अबव 2 आइसोमर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। किसी भी कंपाउंड का डेक्स्ट्रो जितना राइट हैंड साइड रोटेट कर पाएगा, लेवो उतना ही लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, मतलब वैल्यू इक्वल होगी, साइन डिफरेंट होगी। अगर ये प्लस हुआ तो माइनस, ठीक है। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 फॉर्म्स, ये दोनों फॉर्म का इक्विमोलर सेम क्वांटिटी वाला मिक्सचर है, देयरफॉर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो हमको ये लगेगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्चुअल में ऑप्टिकली एक्टिव है, बट हमको ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों लगेगा अभी आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज रोटेशन इज बोथ साइड इक्वल विद अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस इक्वल है तो आप उसका सम करोगे तो आपको ये लगेगा देयर इज नो रोटेशन, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव लगेगा। ये मिक्सचर को मतलब लेवो और डेक्स्ट्रो दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, तो दिस मिक्सचर इज टर्म एज अ रेसेमिक मिक्सचर, उसको रेसेमिक मिक्सचर बोल सकते हैं, या फिर डीएल फॉर्म, डीएल स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। यहाँ पे आप कैपिटल डी कैपिटल एल नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते ये भी आपको आगे पता चलेगा, उसकी भी नीड है। सो डीएल फॉर्म है, और प्लस माइनस मिक्सचर, प्लस माइनस यानी अगेन डीएल डेक्स्ट्रो एंड दी लेवो रोटेटरी मिक्सचर इज देयर। देयर आर सम एग्जांपल्स, अभी के लिए फॉर द बिगिनिंग वी हैव टू रिमेंबराइज दिस एग्जांपल्स। उसके बाद यही एग्जांपल ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है वो आप दोस्तों थियोरेटिकली प्रूव भी कर पाओगे, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मलेइक एसिड, एमाइल अल्कोहल, ग्लूकोज, सुक्रोज, butane 2-ol, butane 2-ol, not 1-ol, butane 2-ol are some of the organic compounds which show optical isomerism. Optical isomerism show करते, it means they are optically active. Now cues of the optical activity or optical isomerism, or we can say some reasons ऐसा क्यों है that किसी कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। दोस्तों द मेन रीजन इज कायरल सेंटर और किराल सेंटर। कहीं जगह पे आपको उसका प्रोनाउंसिएशन कायरल, कहीं जगह पे आपको किराल मिलेगा। सो कायरल और किराल सेंटर बोथ आर इक्वल फॉर अस, हमारे लिए दोनों इक्वल, आपको समझ जाना है कायरल एंड किराल इज इक्वल फॉर अस। सो द रीजन इज कायरल सेंटर। एज पर एज ऑर्गेनिक टर्म हम कायरल सेंटर किसको बोलेंगे या फिर कायरल कार्बन किसको बोलेंगे। दोस्तों आपने मे भी ये पढ़ा होगा, कहीं पे सुना होगा, देयर इज कार्बन हैव टेट्रावैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी है, और किसी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट ग्रुप से अगर सेटिस्फाइड हुई है, देन दैट कार्बन इज नॉन एज अ कायरल कार्बन, और वी कैन से दैट कार्बन इज नॉन एज अ कायरल सेंटर। बट उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ क्यूज है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल सेंटर के लिए जो क्यूज है उसमें से पहला है दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड डाइसिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वहाँ पे किरालिटी नहीं मिलेगी, और इफ देर इज नो कायरल सेंटर, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इफ देर इज अ किराल सेंटर, देन हम ये कहेंगे वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। इफ देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली आइसोमर और सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव अल्फ़ाबेट ए, हमारे पास अल्फ़ाबेट ए है एंड दिस इज द मिरर। ये मिरर के अंदर अगर उसका दोस्तों मिरर इमेज दिखे, दैट इज द मिरर इमेज ऑफ द ए। यू कैन सुपर इम्पोज द मिरर ऑन दी प्योर ग्रुप। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसको सुपर इम्पोज कर सकते हो। ओके, तो सुपर इम्पोज करने के लिए क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना और ऊपर रख देना है। अगर सुपर इम्पोज हो सकता है, आई रिपीट, इफ सुपर इम्पोज इज पॉसिबल, देन वी कैन से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे मिरर प्लेन है। सो दिस आर मेसो कंपाउंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेसो कंपाउंड्स। ओके, अगर दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, उसकी मिरर इमेज को यहाँ से उठा के सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, देन डाइसिमेट्रिक, और वी कैन से वो डाइसिमेट्रिक है या फिर किरालिक। सपोज
B. This is the alphabet B, this is the mirror and this is the image. अगर आप यहाँ से B को उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये B के ऊपर B. सो यहाँ पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है. अगर सुपर इम्पोज नहीं हुआ इट मीन्स डाइसिमेट्रिक इट मीन्स chirality or chirality or chiral center is there. If chiral center is there, if there is no plane of symmetry, optically active होगा. सपोज दोस्तों इसका अगर मिरर इमेज चाहिए, सपोज ये मेरा हैंड है, इसका मैं यहाँ पे सपोज कोई मिरर है, सो ये उसका मिरर इमेज होगा. और आप ये करोगे सर इसको तो सुपर इम्पोज कर सकते हैं, सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सपोज दिस इज़ द ओरिजिनल कंपाउंड, दिस इज़ द मिरर इमेज, इसको उठाओ इधर लाओ और सुपर इम्पोज करो. हो सकता है मिनिमम यहाँ पे तो दोस्तों प्रॉब्लम आएगा. अब ये दोनों और ये दोनों को सुपर इम्पोज नहीं कर पाओगे. सो हमारा हाथ या फिर पैर उसको दोस्तों सुपर इम्पोज नहीं कर सकते. दैट्स वाई वहाँ पे कायरल सेंटर है. दैट्स वाई स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर. उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं. सो उसके एनांशियोमर हमको देखने को मिलेंगे. अगर दोस्तों आप ट्राई करो और वहाँ पे आपको प्योरली ये वहाँ पे मिरर इमेज मिले, सपोज यहाँ पे मिरर रख दें, ये मेसो कंपाउंड है दोस्तों. मेसो कंपाउंड की आगे भी बात करेंगे. प्रॉपर किरालिटी की प्योर डेफिनेशन पे जब जाएंगे तब यहाँ पे हमको किरालिटी देखने को मिलेगी. ये कंपाउंड में दिस इज एक्चुअली लैक्टिक एसिड. यहाँ पे दोस्तों लैक्टिक और टार्टरिक एसिड दैट वी हैव टू कंफर्म. ओके, बट यहाँ पे हमको किरालिटी देखने को मिलेगी एज पर ए सेकंड कंसेप्ट. फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. क्यों? सपोज यहाँ पे बीच में मिरर देखे और उसको फोल्ड करें, आप फोल्ड करोगे तो क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज हो जाएगा. अगर ये सुपर इम्पोज हुआ देन दैट कंपाउंड्स आर नोन एज द मेसो कंपाउंड्स, और मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. सो इन शॉर्ट ऑप्टिकली एक्टिव के लिए जो क्यूज है प्लान ऑफ सिमेट्री, उसमें से फर्स्ट प्लान ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. सो प्लान ऑफ सिमेट्री नहीं, इट मीन्स डाइसिमेट्री. इफ डाइसिमेट्री इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनांशियोमर और वी कैन से ऑप्टिकल आइसोमर. सो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कंपलसरी कंडीशन है दैट इज डाइसिमेट्रिक. अगर डाइसिमेट्रिक है और सफिशिएंट भी है, आपको वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा. क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, हम सम क्यूजेस फॉर दिस किरालिटी और कायरल सेंटर पढ़ रहे थे. उसमें से दोस्तों द सेकंड है दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है दोस्तों? किसी भी कंपाउंड को मेजोरिटी है साइक्लिक कंपाउंड में देखने को मिलेगी. वो भी किस तरह के साइक्लिक कंपाउंड? इवन नंबर, मतलब कार्बन की जो चेन होगी दैट इज 4, 6, 8 मेजोरिटी केस में साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए. और साइक्लिक कंपाउंड जो चेन कार्बन है फॉर दी साइकिल का जो भी कार्बन है, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन, वो इवन नंबर में होने चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबिलिटी. सपोज दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह का कोई साइकिल है, दैट इज साइक्लोब्यूटेन. दिस इज साइक्लोब्यूटेन. वैलेंसी की बात करें 1, 2, सो 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. अभी यहाँ पे दोस्तों सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ब्रोमीन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है. सपोज हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन है. उसके अलावा सपोज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन है. फिर से दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक सेंटर से, मतलब कोई एक एटम से शुरू करके दूसरे एटम तक पहुँचना है. एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है फ्रॉम द सेंटर. सपोज ये सेंटर होगा और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन निकाल रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर, ब्रोमीन टू फ्रॉम दिस सेंटर. जहाँ पे पहुँचे वहाँ पे आइडेंटिकल कंपाउंड मिले या फिर आइडेंटिकल एटम मिले या फिर आइडेंटिकल ग्रुप मिले. ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन नहीं मिला. सपोज दोस्तों यहाँ से मैं निकलता हूँ ये हाइड्रोजन से, तो निकलते हुए कहाँ पे पहुँचेगा? ये हाइड्रोजन पे. अगर यहाँ पे मिथाइल से निकलते हैं कहाँ पे पहुँचेगा? ये मिथाइल पे. अगर यहाँ पे दोस्तों फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन से निकाले, सेंटर में जाके कहाँ पे मिलेगा? ये हाइड्रोजन को. सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक पर्टिकुलर एटम से साइक्लिक कार्बन के टेट्रावेलेंसी के एक एटम से हम स्ट्रेट लाइन निकालते हैं फ्रॉम द सेंटर. और वो स्ट्रेट लाइन अगर सामने जिसको भी जाके मिले वो उसका आइडेंटिकल हो. सो ब्रोमीन से मिला ब्रोमीन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, मिथाइल से मिथाइल.
अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी बने, सो ये अगर ये मेसो कंपाउंड ही है और ये अगर मेसो कंपाउंड है तो यहाँ पे कौन से टाइप की सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ इन्वर्जन है देन हम ये कह सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। देन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये दोस्तों रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देखने को मिलेगा। ऑर्डिनरी कंपाउंड में इस तरह की सिमेट्री हमको देखने को नहीं मिलेगी। अ मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ by rotation through an angle of 360 by n is particular number about an imaginary axis passing through it। इसमें से कोई इमेजिनरी एक्सिस पास हो रही है, वो इमेजिनरी एक्सिस से उसको सेंटर पकड़ के हम क्या उसको कितना रोटेट करते हैं 360 बाई n इज देयर इज सम नंबर। तो दोस्तों अगर हमको जो सेकंड मॉलिक्यूल मिले आफ्टर द रोटेशन करने के बाद फिर से अ मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव एन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ बाय रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ 360 बाय n अबाउट एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू इट। इसमें से कोई इमेजिनरी एक्सिस पास हो रही है तो मॉलिक्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेकंड मॉलिक्यूल आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। सो उसको रोटेशन करने के बाद हमको जो सेकंड मॉलिक्यूल मिले वो भी आइडेंटिकल हो तो हम ये बोलेंगे सेंटर ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सपोज दोस्तों ये इमेजिनेशन डायग्राम है, आपको 3 डायमेंशन में ये कंपाउंड पता है, कुछ इस तरह से होगा। ईयर कार्बन, क्लोरीन 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 एंड हाइड्रोजन। इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। रोटेशन करने के बाद ये इमेजिनरी एक्सिस है। फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस अगर मैं इसको रोटेट करूँ फिर उस जो नया कंपाउंड मिले वो आइडेंटिकल हो, यस यहाँ पे आइडेंटिकल मिलेगा। इफ दैट कंपाउंड इज आइडेंटिकल देन हम ये कह सकते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज देयर। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हो, सपोज ये दिस इज इमेजिनरी एक्सिस और यहाँ पे मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ। अगर रोटेट करूँगा उसके बाद जो कंपाउंड मिलेगा आइडेंटिकल, सो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज देयर। फिर भी ये रेयर है, कौन से कंपाउंड में देखने को मिल सकती है, साइक्लिक कंपाउंड में भी देख सकते हैं और ओपन चेन कंपाउंड में भी ये देखने को मिल सकती है। इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा हमारे सिलेबस में जितनी बाकी के क्यूज़ का था। ओके, अभी दोस्तों उसके बाद अगर इस तरह के कोई क्यूज़ नहीं है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, देयर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो भी हमारे कंपाउंड है ऑल आर एसिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, तब वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है फॉर दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के एनांशियोमर्स हैं। सो नाउ एनांशियोमर क्या है? एनांशियोमर ऐसे कंपाउंड है, एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ कायरल, मतलब जो भी कंपाउंड है उसका जो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम 1 कायरल सेंटर वहाँ पे होना चाहिए। एक एग्जांपल के साथ करते हैं, सपोज दिस इज कार्बन, कार्बन के साथ सपोज दिस इज हाइड्रोजन। यहाँ पे दोस्तों हम इस तरह से इसको लिख रहे हैं, सपोज हाइड्रोजन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल, CH2CH3। सपोज अगर इसकी मिरर इमेज ले हम तो इसकी मिरर इमेज क्या हो सकती है, दिस इज कार्बन, कार्बन के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा Br, ये क्या होगा इथाइल, CH2CH3 और C2H6 एंड दिस इज मिथाइल। सो दोस्तों अगर इसको यहाँ पे उठा के इसके ऊपर आप सुपर इम्पोज करना चाहो, यू कैन नॉट, आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। सुपर इम्पोज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वहाँ पे एक कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर है सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है विच नॉन एज अ एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स, मर्स मानी पार्ट, एनांशियो इन ग्रीक लैटिन वर्ड अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट मिरर इमेज है। इसको आप सुपर इम्पोज एक को उठा के दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स और वी कैन से एनांशियोमर्स। बट यहाँ पे लिखा दोस्तों एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी किराल। अभी ये किरालिटी क्या है? अगर यहाँ पे हम ये बात करें दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी किराल, तो एक्चुअल में किरालिटी है क्या, किसको हम किरालिटी बोलेंगे? दोस्तों हमारा जो कार्बन है पर्टिकुलर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी जो टेट्रावेलेंसी है, आगे भी मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ tetravalence or you can say all 4 valence of the carbon is occupied or satisfied by different atoms or different reactive functional groups, then that carbon is known as a chiral carbon। और जब दोस्तों chiral carbon हो गए तब वहाँ पे हमको asymmetric मतलब नॉन सिमेट्री देखने को मिलेगी। सिमेट्री और प्लान और सिमेट्री और प्लानर वहाँ पे नहीं होगा, सो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो अ कंपाउंड विच कंसिस्ट
of at least one asymmetric carbon. One asymmetric carbon atom is capable to solving the phenomena of the optical isomerism. अभी मिनिमम एक एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए. एसिमेट्रिक कार्बन मीन्स किराल कार्बन होना चाहिए. किराल कार्बन मीन्स उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से ऑक्यूपाइड होनी चाहिए. सो सपोज दिस इज एक्चुअली ये क्या है, हमको इसको इस तरह से लिखेंगे CH3 देन CHOH देन COOH. सो इसको आप क्या बोलोगे 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड विच इज एक्चुअली लैक्टिक एसिड. 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज एक्चुअली लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड में दोस्तों अगर ये कार्बन देखा जाए हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो यहाँ पे दोस्तों 3 वैलेंसी इक्वल है. सो ये किराल नहीं है. बट अगर ये कार्बन की बात करो 1 वैलेंस इज ऑक्यूपाइड बाय CH3 मिथाइल ग्रुप, 1 इज फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थर्ड वन इज फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड फोर्थ वन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड. सो this carbon is chiral carbon. If chiral carbon is there, chiral carbon is there, chiral center is there, the possibility for the optical isomerism. Similar isobutyric acid को आप ऑर्डिनरी केस में किस तरह से लिखोगे CH3 CH उसके साथ अगेन CH3 COOH. दिस इज आइसोब्यूटेरिक एसिड और 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. ये 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड में दोस्तों अगेन ये कार्बन, अगर ठीक से देखो ये कार्बन को तो आपको क्या दिखेगा CH3 CH3. सो दिस कार्बन इज नॉट किराल. ये किराल नहीं है बिकॉज 1 2 एंड 3 डिफरेंट, बट ये दोनों इक्वल है. अगर मिनिमम 2 इक्वल हुए देन वी कैन से देयर इज नो किरालिटी. वहाँ पे कोई किरालिटी नहीं है, यहाँ पे है किरालिटी है. इट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज देयर. दोस्तों मिरर इमेज के लिए हमको और कुछ एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिस करने हो, ऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक एग्जाम्पल्स, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकते हैं, हैंड डायग्राम हो सकता है और सभी को, तो हम फिर से क्या रख सकते हैं, एक बार फिर से दोस्तों उसको रिपीट करें. इफ हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरह का कोई कंपाउंड है, मतलब जैसे ये स्टार है, अगर इसकी इमेज देखें, इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज कुछ इस तरह से होगी. सो इसको आप यहाँ से उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो. अगर सुपर इम्पोज हुआ, मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोज हुई, देयर इज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली इनएक्टिव. बट सपोज इसकी जगह पे इतना सोचो दोस्तों, इसकी जगह पे सपोज हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से, मतलब हमारा जो भी कंपाउंड है कुछ इस तरह से. सो इसकी इमेज क्या होगी, और इसको दोस्तों आप उठा के, ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, बट इसको आप उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहो, यू कैन नॉट, नहीं हो सकता. सो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, और उसके लिए दोस्तों मिनिमम एक कार्बन किराली होगा. सो किरालिटी सेंटर और कायरालिटी सेंटर और कायरल सेंटर इज किराल कार्बन. मिनिमम 1 किराल कार्बन होना चाहिए. किसको कहेंगे आपको पता है, उसकी ऑल टेट्रावेलेंसी ऑक्यूपाइड और सेटिस्फाइड बाय दी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट एटम. ओके, अगर दोस्तों एक स्पेशल केस मैं आपको दे रहा हूँ, स्पेशल केस है दोस्तों, सपोज कार्बन के साथ सपोज दिस इज CH3, दिस इज OH, दिस इज C2H6 एंड दिस इज अगेन OH. सो यहाँ पे कार्बन के 3 हाइड्रोजन कॉमन है, यहाँ पे कार्बन के 2 हाइड्रोजन कॉमन है, सॉरी 2 से C2H6 मीन्स इथाइल. ये दोनों कार्बन में भी हाइड्रोजन कॉमन है, ये दोनों अलग है. कार्बन की वैलेंसी में 1 मिथाइल एंड 1 इथाइल, बट this OH group are common. But दोस्तों this is normal OH and this is O18H. O18 is, O18 क्या दोस्तों, आइसोटोप है, आइसोटोप ऑफ द ऑक्सीजन. सो यहाँ पे दोनों हमको इक्वल दिखेंगे, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बट यहाँ पे जो दोस्तों ऑक्सीजन है वो हैवी है. सो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे हम अलग अलग कंसिडर करेंगे. CH3 OH C2H6 अगेन OH, बट ये OH इससे अलग है. सो दिस कार्बन इज किराल कार्बन, इसको हम किराल कार्बन बोल पाएंगे. आगे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा. दिस इज ऑल अबाउट किरालिटी, एनांशियोमर. नाउ स्टीरियो सेंटर आफ्टर कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर. अभी स्टीरियो सेंटर दोस्तों किसको बोले, जब स्टीरियो आइसोमर मिले तब स्टीरियो सेंटर होगा. सपोज व्हेन एन इंटरचेंज ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप, 2 एटम और ग्रुप का इंटरचेंज करें एंड सेंटर रिजल्ट इन अ न्यू स्टीरियो आइसोमर. उसको दोस्तों डिफर करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद अगर आपको नया कंपाउंड मिले तब दोस्तों वो सेंटर को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर बोल पाएंगे. यू कैन सी
सपोज यहाँ पे कार्बन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सपोज करें व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, बिकॉज ऑल बॉन्ड आर सिंगल। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज CH3 एंड H, इन दोनों को इंटरचेंज करें, देन वी विल गेट अगेन कार्बन, अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये कंपाउंड मिला, नया मिला, हमने इन दोनों को चेंज किया। सो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। और ये सेंटर को हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली सर ये तो कैरल सेंटर है, यहाँ पे ऑल वैलेंसी आर डिफर, सो ये किराल सेंटर है और यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर फ्रॉम दी इंटरचेंज मिलता है, सो इसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोल पाएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों, ClH, डबल बॉन्ड C, ClH, मैं यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करूँ, क्लोरीन और हाइड्रोजन को, सो आई विल गेट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, सो ये कार्बन को, ये सेंटर को मैं स्टीरियो सेंटर बोल सकता हूँ, बट ये सेंटर किराल सेंटर नहीं है, ये याद रखना है। सो इन शॉर्ट मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, जितने भी किराल सेंटर है विद दी सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर किराल सेंटर से हमको वहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, देन दैट किराल सेंटर इज नॉन एज अ स्टीरियो सेंटर ऑल्सो, उसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। बट जितने भी स्टीरियो सेंटर हैं उन सबको हम किराल सेंटर नहीं बोल सकते। क्यों? फॉर दिस किराल सेंटर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज मस्ट। बट दोस्तों आप देख सकते हो स्टीरियो सेंटर में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। सो ये याद रखना है, ये कंडीशन है और वी कैन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टीरियो सेंटर के लिए जो भी कार्बन आप फॉर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेट कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। बट किराल सेंटर है वहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात दोस्तों, हमारे पास एक किराल सेंटर है, एक किराल कार्बन है, तब पॉसिबिलिटी मेजोरिटी केस में पॉसिबिलिटी है दैट वी कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। बट दोस्तों अगर एक से ज़्यादा किराल कार्बन है, एक से ज़्यादा मतलब 2, 3 या ज़्यादा किराल कार्बन है, तब दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकते। ओके, आगे के लेक्चर्स में जब हम उसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। ओके, सो ये फॉर दी बोर्ड एग्ज़ाम इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिस वीडियो इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो आपको एक बार ज़रूरत पड़े तो रिपीट करके देखना है, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो यही टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।